तात्सू पहले एक खतरनाक याकुजा गैंग का लेजेंडरी बॉस हुआ करता था, जिसे सब द इमॉर्टल ड्रैगन कहते थे। लेकिन एक दिन उसने अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ दी और एक हाउस हस्बैंड बन गया। पहली नजर में तात्सू अपनी पीठ पर बने ड्रैगन के टैटू और डरावनी शक्ल के साथ एक खतरनाक गैंगस्टर जैसा लगता है, जैसे किसी की जान लेने निकला हो। पर असल में वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी वाइफ के लिए क्यूट सा लंच बॉक्स तैयार करता है ताकि वो ऑफिस ले जा सके। आज उसकी वाइफ की ऑफिस में एक मीटिंग थी, तो वो जल्दी निकल गई और उसने नाश्ता भी नहीं किया। तात्सू अभी अपने रोज के काम शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई है। तो वो तुरंत लंच बॉक्स पैक करता है, छोटे सूटकेस में रखता है और साइकिल लेकर तेजी से निकल पड़ता है। लेकिन साइकिल इतनी तेज चलाने पर उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। पुलिस उससे सवाल पूछती है और जैसे ही तात्सू अपने उसी डरावने अंदाज में जवाब देता है, पुलिस को लगता है कि वो किसी याकुजा गैंग से है। अफवाहें तो ये भी है कि उसने कभी अकेले ही एक पूरी दुश्मन गैंग को एक रात में साफ कर दिया था, इसीलिए उसे द इमॉर्टल ड्रैगन कहा जाता था। पुलिस वाले डर जाते हैं, उन्हें लगता है तात्सू अपनी जेब से शायद कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका है। तात्सू को तो बस अपनी वाइफ तक खाना पहुंचाना है। पुलिस की हैरानी तब बढ़ जाती है जब तात्सू अपनी जेब से एक कूपन निकालता है और उसे रिश्वत की तरह आगे कर देता है। इधर एक सेल्समैन किसी को अपनी नकली चाकू बेचने के लिए बेताब घूम रहा होता है। जब वो तात्सू के घर पहुंचता है तो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुसाता है। तात्सू दरवाजा खोलता है तो उसके हाथ में एक चाकू होता है और चाकू पर उसे लगता है जैसे खून लगा हो। उसकी डरावनी शक्ल देखकर सेल्समैन तो सहम जाता है, लेकिन प्रोफेशनल होने के नाते फिर भी अपने चाकू बेचने की कोशिश करता है। तात्सू को दिलचस्पी होती है तो वो चाकू टेस्ट करने के लिए उससे हैमबर्गर स्टेक बना देता है और सेल्समैन को खिलाता है। सेल्समैन को खाने का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि उसे अपने गाँव की याद आ जाती है और वो ये तक भूल जाता है कि वो तो नकली चाकू बेचने आया था। इसी दौरान एक लड़का मासा, जिसे दुकान से बाहर फेंक दिया गया था, तात्सू का पुराना साथी निकलता है। तात्सू के गायब होने के बाद उनकी गैंग टूट गई थी और मासा हर जगह उसे ढूंढ रहा था। मासा मार्केट में तात्सू को सब्जियां लेते देख लेता है और दौड़कर उसके पास आता है। वो रोता धोता तात्सू को अपनी हालत बताता है और उसे वापस गैंगस्टर बनकर लौटने के लिए कहता है। तात्सू अपने उसी डरावने चेहरे के साथ सिगरेट जलाता है और मासा से कहता है, चल मेरे साथ। मासा सोचता है कि तात्सू शायद उसे फिर से गैंग में ले जाएगा, लेकिन तात्सू उसे कुकिंग क्लास में ले आता है। क्लास में तात्सू रेसिपी तैयार करता है और औरतें उसकी कुकिंग देखकर ताली बजाती हैं। मासा गुस्से में कहता है कि तात्सू गैंगस्टर लाइफ छोड़कर ये सब क्या कर रहा है। तात्सू आराम से कहता है, मैं अब वो जिंदगी नहीं जी सकता। अब मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा परिवार है और उसे हिंसा से नहीं बचा सकता। मासा हंसता है और तात्सू की बनाई प्लेट को गिरा देता है। तात्सू एक सेकंड में उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, गंदगी फैलाई है, अब साफ भी तू ही करेगा। एक दिन तात्सू अपनी साइकिल चला रहा होता है, तभी एक बिल्ली बचाने के चक्कर में वो एक कार से टकरा जाता है। कार एक गैंगस्टर की होती है जो सुनामी गैंग से होता है, वही लोग जो तात्सू के दुश्मन थे। हामी गैंगस्टर को लगता है कि तात्सू ने उसे मारने की कोशिश की है और वो अपने ड्राइवर के साथ तात्सू के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते तात्सू एक कपड़ों की दुकान में घुस जाता है और हामी को लगता है कि अब उसने उसे घेर लिया है, लेकिन दुकान में सेल लगी होती है और लोग सस्ते कपड़ों के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। तात्सू आदेश देता है, हामी तू भी भिड़ जा भीड़ में, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में वो लोग बस एक टी शर्ट, एक जोड़ी मोजे और एक ग्लव्स ही पकड़ पाते हैं। तात्सू उन्हें डांटता है कि उनकी वजह से उसकी सेल निकल गई और याद दिलाता है कि वो अब एक हाउस हस्बैंड है। हामी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तात्सू सच में ऐसी जिंदगी जी रहा है, इसलिए वो गुस्से में गन निकालकर तात्सू पर तान देता है और बोलता है कि नाटक बंद कर। लेकिन तात्सू कुछ ही तेज मूव्स में हामी को जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर ग्लव्स पहना देता है। तात्सू उसे कहता है, ठंड पड़ रही है, रख ले ये ग्लव्स। ये छोटी सी बात हामी के अंदर पुरानी यादें जगा देती है, बचपन की, जब उसकी माँ पैसा जोड़ जोड़ कर उसे ग्लव्स दिलाती थी। भावुक होकर वो वहीं रोने लगता है और ग्लव्स को अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद तात्सू एक दुकान पर रुकता है अपनी वाइफ मिकू के लिए उसका पसंदीदा एनिमे सीरीज खरीदने, लेकिन उसकी डरावनी शक्ल, काला सूटकेस और उसके अजीब हाव भाव देखकर लगता है जैसे वो कोई अंडरग्राउंड डील करने आया हो। रात को जब मिकू ऑफिस से घर लौटती है तो तात्सू उसे ऐसे चेक करता है जैसे वो कोई अपराधी हो, सिर से पैर तक स्कैन करता है, तब जाकर उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर मिकू देखती है कि पूरा घर सजावट से भरा पड़ा है। तात्सू ने उसका पूरा बर्थडे सेटअप किया होता है, लेकिन पूरा माहौल याकुजा स्टाइल में होता है। यहाँ तक कि जब तात्सू हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है तो भी उसका चेहरा इतना डरावना लगता है कि माहौल और भी भूतिया बन जाता है। फिर तात्सू उसे गिफ्ट देता है, वही एनिमे सीरीज जो उसने दिन में खरीदी थी। मिकू खुश तो होती है पर बताती है कि ये सीरीज तो उसके पास पहले से है। ये सुनकर तात्सू खुद से इतना निराश होता है कि कहता है कि उसे अपनी छोटी उंगली काट कर माफी मांगनी चाहिए। मिकू
मिकू घबरा जाती है और गुस्से में एक मुक्का मार देती है और तात्सु कांच की खिड़की तोड़ते हुए पंछी की तरह बाहर उड़ जाता है। अगले दिन मिकू फोन करके बताती है कि लैंडलेडी घर देखने आने वाली है तो सब कुछ साफ होना चाहिए। तात्सु तुरंत ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर निकालता है और उसे काम पर लगा देता है। शुरू में वो मशीन की सफाई देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मशीन कोनों तक साफ नहीं कर सकती, वो चिल्लाकर मशीन को डांटता है। फिर खुद कोने और बाकी जगहों की सफाई करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से घर हमेशा चमकदार होना चाहिए। तभी अचानक वैक्यूम क्लीनर उसकी कैट की पूंछ चूस लेता है। बिल्ली डर कर उछल जाती है और वाइन रैक पकड़ लेती है। रैक गिरता है और एक बोतल सीधा तात्सु के चेहरे पर लगती है। इतने में लैंडलेडी घर में आती है और तात्सु को लाल दागों से भरा देख चिल्ला उठती है। तात्सु भी ऐसी बातें बोलता है जैसे उस पर किसी ने हमला कर दिया हो और माहौल और भी खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोस की एक औरत तात्सु से कहती है कि वो उसके बेटे रियोटा को थोड़ी देर संभाल ले, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना है। रियोटा जैसे ही तात्सु का डरावना चेहरा देखता है, वो चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाता है। तात्सु उसे अपने हाथ से बनाए कुकीज देता है। रियोटा को कुकीज पसंद आती है तो तात्सु की जान में जान आती है कि बच्चा अब उससे नहीं डर रहा। वो रियोटा को खेल खेलने के लिए बुलाता है। रियोटा सोचता है कि शायद वीडियो गेम होगा, पर खेल निकलता है डाइस गैम्बलिंग और महाजोंग वाला। रियोटा बोर होकर फिर कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी रियोटा एक एनिमे की डॉल फिगरीन देखता है और उससे खेलने लगता है, लेकिन खेलते खेलते वो फिसल जाता है और डॉल टूट जाती है। तात्सु पहले चेक करता है कि रियोटा को लगी तो नहीं, फिर सोच में पड़ जाता है कि अब इस डॉल का क्या करे, क्योंकि ये डॉल उसकी वाइफ मिकू की थी। आखिर में तात्सु डॉल को दफना देता है और जैसे ही मिट्टी पर कर उठता है, उसी वक्त मिकू घर आ जाती है। वो तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है और सजा मांगने लगता है। मिकू उसे डांटती नहीं बल्कि ग्लू ला कर देती है और कहती है इसे ठीक कर देते हैं। तात्सु बाजार से लौट रहा होता है, तभी उसे मासा दिखता है जो दूसरी गैंग के कुछ लड़कों से घिरा हुआ होता है। मासा जैसे ही तात्सु को देखता है, राहत की सांस लेता है और दौड़कर उसके पास आता है और लड़ाई में उसकी मदद मांगता है। लेकिन तात्सु उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर कहता है, जिस लड़ाई की शुरुआत तूने की है उसे खत्म भी तू ही करेगा। इतने में दूसरी गैंग के लड़के तात्सु को पहचान लेते हैं। इमॉर्टल ड्रैगन, ये नाम सुनते ही सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है और धीरे धीरे सब पीछे हटने लगते हैं। लेकिन उनका बॉस मासा की बातों से चिढ़कर मुड़ता है और तात्सु के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा मार देता है। तात्सु के सिर से खून बह रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत और डरावना रहता है, जैसे कुछ न हुआ हो। बॉस डरते हुए अब चाकू निकालता है और तात्सु की तरफ बढ़ता है। तात्सु एक किताब से उसका वार ब्लॉक कर देता है, इतनी आसानी से जैसे वो रोज ऐसा करता हो। डर कर उस गैंग का बॉस भागने का फैसला कर लेता है। मासा पूरी लड़ाई में तात्सु को एकदम शांत और कंट्रोल में देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि शायद इमॉर्टल ड्रैगन बनना और हाउस हस्बैंड बनना दोनों में एक जैसी क्वालिटीज चाहिए। वो झुककर तात्सु से कहता है, मुझे अपना चेला बना लो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। उस शाम दोनों मिलकर एक सुंदर सी लकड़ी की कुर्सी तैयार करते हैं। तात्सु को लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है, तो वो घर पर ही हुला हुप से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी ये हरकत मिकू को डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो उसे डांटती है और उसे एक फिटनेस जिम ले जाती है। जिम में पहुंचकर तात्सु को अपने कुछ पड़ोसी मिलते हैं जो उसे वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। सब लोग डांस एक्सरसाइज क्लास में जाते हैं और तात्सु भी शामिल हो जाता है। वो सारे स्टेप्स तो कर लेता है, लेकिन उसकी खतरनाक मुस्कान सबको परेशान कर देती है। उन्हें लगता है कि वो ये सब भी किसी डरावनी वजह से कर रहा है। सबके कहने पर तात्सु योगा क्लास में भी जाता है और यहाँ तो सब दंग रह जाते हैं। वो हर योग मुद्रा परफेक्ट तरीके से कर लेता है और हर पोज को अपने पुराने गैंगस्टर टाइम से जुड़े नाम दे देता है। क्लास खत्म होने पर तात्सु सबकी तारीफ करता है और कहता है, अच्छा पसीना निकला, मजा आया। लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदलने जाता है, गलती से महिलाओं की चेंजिंग रूम में घुस जाता है। अपनी गलती समझते ही वो जमीन पर सिर पटक पटक कर खुद को सजा देता है और औरतों से कहता है, मुझे पहाड़ पर निर्वासित कर दो। उसकी बेवकूफी भरी बात सुनकर सब औरतें और भी कंफ्यूज हो जाती हैं। एक दिन तात्सु और उसकी वाइफ मिकू शॉपिंग सेंटर जाते हैं। तात्सु एक कर्मचारी से सफेद पाउडर वाला सामान मांगता है तो वो डर जाता है। तभी मिकू साफ करती है, अरे वो फ्लार बोल रहा है, आटा। आगे खरीदारी करते हुए तात्सु मिकू की पसंद की चीजों को लेकर टोकता रहता है। दोनों की बहस देखकर लोग रुककर घूरने लगते हैं। लोगों को लगता है कि कोई याकुजा किसी मासूम पर चिल्ला रहा है, क्योंकि तात्सु की शक्ल वैसी ही डरावनी लगती है। मिकू को एहसास होता है कि तात्सु की ये लुक ही लोगों को गलतफहमी में डाल देती है, तो वो उसे अलग अलग कपड़े पहनने को कहती है। लेकिन तात्सु चाहे जो पहन ले, उसका गैंगस्टर वाला लुक और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। आखिर में तात्सु मिकू की बात मानकर अपनी स्टाइल बदलने की कोशिश करता है और मिकू उसकी पिंक एप्रन वाली ड्रेस देखकर खुश हो जाती है। उस पर उसका पसंदीदा कैरेक्टर भी बना होता है। वो तात्सु से पोज देने को कहती है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन मिकू को तात्सु का ये नया रूप बेहद प्यारा लगता है। एक बार शॉपिंग करते हुए तात्सु मासा को सिखाता है कि बाजार में सामान कैसे प्लान करके खरीदा
जाता है, लेकिन रास्ते में मासा एक स्टॉल से स्नैक खरीदने रुक जाता है और स्टॉल चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि टोराजिरो यानी स्टील फिस्ट टाइगर निकलता है, जो टात्सु का याकुजा टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन था। टोराजिरो आज भी टात्सु से नफरत करता है क्योंकि टात्सु की वजह से उसकी पूरी गैंग तबाह हो गई थी। जब टोराजिरो जेल में था वहीं उनकी पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी। एक मोड़ पर टात्सु और टोराजिरो एक शोडाउन करने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई मारपीट की नहीं होती बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन होता है जिसमें दोनों अपनी कुकिंग स्किल्स आजमाते हैं। दोनों एक्स गैंगस्टर किचन में आमने सामने खड़े होकर शानदार डिश बनाते हैं, फिर अपनी अपनी डिश की एकदम परफेक्ट फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। 2 घंटे बाद रिजल्ट आता है। टात्सु जीत जाता है क्योंकि उसकी फोटो पर 1 लाइक आ जाता है और टोराजिरो की डिश पर 1 भी लाइक नहीं आता। कुछ दिन बाद टात्सु अपनी वाइफ मिकू के साथ कार खरीदने जाता है। मिकू उन्हें दिखाई जाने वाली हर कार पसंद करती है, लेकिन टात्सु हर कार में कमी निकाल देता है। किसी को कहता है ये शॉपिंग के लिए ठीक नहीं, किसी को कहता है ये बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है। आखिर टात्सु को एक पिकअप ट्रक पसंद आती है, सस्ती, कम तेल खाने वाली और शॉपिंग के लिए बढ़िया। लेकिन मिकू को उसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि लड़कियों के लिए अपीयरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आखिर में सेल्स लेडी एक ऐसी कार दिखाती है जो देखने में स्टाइलिश है और जिसका ट्रंक बहुत बड़ा है। दोनों को ये कार पसंद आ जाती है, लेकिन जैसे ही टेस्ट ड्राइव का टाइम आता है टात्सु कार को ऐसे चेक करने लगता है जैसे उसमें कोई स्पाई गैजेट लगा हो। टेस्ट ड्राइव शुरू होती है। मिकू उसे याद दिलाती है सड़क पर ध्यान रखो, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। लेकिन टात्सु एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और सोच बैठता है कि वो कोई हत्यारा है जो उस पर हमला करने वाला है। वो कार तेज चलाने लगता है। फिर उसे सड़क पार करता एक बुजुर्ग दिखता है और टात्सु को लगता है कि वो भी कोई असैसिन है जो कार पर मिसाइल चलाने वाला है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि ये सारी बातें उसकी ओवरथिंकिंग है और वो कार खरीदने का आइडिया ही छोड़ देता है। एक दिन टात्सु मासा के घर जाता है। घर में कपड़ों का ढेर लगा होता है, लगता है महीनों से धुले ही नहीं। मासा सारे कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन में डालने लगता है, लेकिन टात्सु उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है ऐसे धोते हैं कपड़े। टात्सु कपड़ों को अलग अलग करके मशीन में डालता है और जिन पर जिद्दी दाग लगे होते हैं उन्हें हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ करता है। मासा पीछे खड़ा होकर नोट्स लेता रहता है। कपड़े धुलने के बाद दोनों उन्हें सुखाने के लिए टांग देते हैं, लेकिन तेज हवा के झोंके से एक कपड़ा उड़ जाता है और मासा उसे पकड़ने के लिए भागता है। कुछ महीने पहले मिकू ने टात्सु से कहा था कि घर में पड़े वो गैजेट्स बेच दे जिनका वो इस्तेमाल नहीं करता, तो अब टात्सु एक फ्ली मार्केट में वही गैजेट्स बेचने बैठा है, लेकिन पूरे दिन में एक भी सामान नहीं बिकता। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो वहाँ बैठे सभी दुकानदारों से पैसा वसूलने लगते हैं क्योंकि ये इलाका उनका चुनावी क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही उनका लीडर टात्सु को देखता है उसके पैर कांपने लगते हैं। टात्सु उसे अलग ले जाकर बात करता है। वो उसे गैजेट्स ऑफर करता है, लेकिन वो गुंडा सोचता है कि टात्सु उन गैजेट से उसे टॉर्चर करने वाला है। डर के मारे उसकी टांगे जवाब दे देती हैं और वो बेहोश हो जाता है और टात्सु उसके पास गैजेट्स रखकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन टात्सु पौधों को पानी दे रहा होता है, तभी 2 पुलिस वाले उसे दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ इलीगल पौधे उगा रहा है। थोड़ी देर बाद वो टात्सु को एक सस्पिशियस सा ब्रीफकेस लेकर घर से निकलते देखते हैं, तो दोनों उसका पीछा करते हैं। मौका देखकर वो देखते हैं कि टात्सु एक छोटा सा पैकेट मासा को दे रहा है। ऑफिसर सबूत इकट्ठा करने के लिए उनका पीछा करते करते एक बंद दुकान तक पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, सोचता है कि शायद ये लोग कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चेयर लेडी का बर्थडे चल रहा होता है। जो छोटा बैग उन्हें सस्पिशियस लगा था उसमें तो बस कुछ बेसिल लीव्स थी और जो सूटकेस उन्हें पैसों से भरा लगा था उसमें सिर्फ एक सेंटेड वास था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। वहीं थग लीडर जिसकी टांगे टात्सु को देखकर कांपी थी, वो इस बात से शर्मिंदा होकर अपनी टांगों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सप्लीमेंट्स लेता है ताकि अगली बार टात्सु को देखते ही उसकी टांगे न कांपे। लेकिन जब टोराजिरो बदला लेने बाहर निकला तो दूर से ही टात्सु को देखते ही उसके पैर फिर से लड़खड़ा गए और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। टात्सु आजकल बहुत एक्टिव रहने लगा था। वो मोहल्ले की हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर वॉलीबॉल खेलने लगा था। उस दिन हाउसवाइफ्स की टीम का मैच दूसरी टीम से था, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ बेयर टीम भी होगी। ये लोग असली वाले गैंगस्टर थे। मैच शुरू होता है और सब के सब मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन बेयर टीम भी जमकर टक्कर देती है और दोनों टीमें बराबरी पर चलती रहती हैं। आखिर में बेयर टीम जीत जाती है। टात्सु घुटनों पर बैठकर हार की पूरी गलती खुद पर ले लेता है, लेकिन बेयर टीम का लीडर आगे बढ़कर उसे उठाता है और बताता है कि मैच बहुत बढ़िया था। अंत में दोनों टीमें एक दूसरे को बधाई देती हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाती हैं। शाम को मिकू काम से लौट रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पति टात्सु मीट वाले से किसी तरह की डील टाइप बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उससे पहले टात्सु अलग अलग दुकानों पर रुकने की बात करता है। मिकू समझ ही नहीं पाती कि चल क्या रहा है, क्योंकि टात्सु और दुकानदार लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई गुप्त मिशन चल रहा हो। मिशन पूरा होने के बाद टात्सु बताता है कि वो अलग अलग दुकानों से स्टैंप इकट्ठे कर रहा था एक लकी ड्रॉ के लिए। दोनों लॉटरी बूथ पहुंचते हैं। मिकू को पहला इनाम बहुत अच्छा लगता है, हवाई ट्रिप, और दूसरा इनाम भी एक बड़ा टीवी। लेकिन टात्सु की नजर सिर्फ तीसरे इनाम पर होती है, एक वैक्यूम क्लीनर।
विनर। आज आखिरी दिन था और टात्सू अपनी 10वीं कोशिश में ये इनाम जीतना चाहता था, लेकिन घुमाने के बाद उसे 5वां इनाम मिलता है, एक छोटा सा प्यारा सा प्लश टॉय जो मिकू को एकदम पसंद आ जाता है। भले ही टात्सू लॉटरी में हार गया हो, वो प्राउडली कहता है कि उसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि मिकू मुस्कुरा रही थी। उसकी ये चीजी बात सुनकर मिकू उसे सड़क पर ही मुक्का मार देती है। अचानक मिकू के पेरेंट्स घर आने की खबर दे देते हैं, जिससे वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन टात्सू उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। जैसे ही उनके माता पिता घर पहुंचते हैं, टात्सू चाय नाश्ता लेकर आता है जो उसने खुद बनाया था। उसकी सास उसकी हाउस कीपिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाती है और उससे खाना बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। टात्सू का ससुर इंट्रोवर्ट था, वो बात करना चाहता था पर शुरू कैसे करे समझ नहीं पा रहा था। काफी देर बाद उसे एक टॉपिक सूझता है, लेकिन टात्सू उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाता। आखिर में ससुर उसे कैच बॉल खेलने पार्क ले जाते हैं, क्योंकि अगर उसका बेटा होता तो वो उसके साथ खेलता, लेकिन टात्सू खेल समझ ही नहीं पाता। गेंद वापस फेंकने की जगह वो कुत्ते की तरह दौड़कर हाथ में गेंद पकड़ा लेता है। ससुर हार मान लेते हैं और फिर सही तरह से पकड़ छोड़कर तरीका बताते हैं, लेकिन पहली ही बार में टात्सू इतना जोर से गेंद फेंकता है कि ससुर झटके से पेड़ से जा टकराते हैं, पर साथ ही वो उसकी ताकत से एकदम प्रभावित भी हो जाते हैं। शाम को मिकू घर आती है और देखती है कि टात्सू हंगामे के बीच बैठा है। वो कहता है कि उस पर पीछे से कोई भटकी हुई गोली चली थी, लेकिन असल में वो गोली नहीं, एक तिलचट्टा था। टात्सू ने कीटनाशक उठाया था, लेकिन उसकी कैन खाली थी। तिलचट्टा अब भी जिंदा था और उड़ने भी लगा था। अब मीकू चुप नहीं रह सकती, खासकर जब वो तिलचट्टा उसके प्यारे पुलिस डॉल वाले फिगर पर जा बैठा। तात्सू पूरी कोशिश करता है उसे उड़ाने की, लेकिन वो तिलचट्टा अचानक उड़कर तात्सू की छाती पर ही आकर बैठ जाता है। तात्सू अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए मीकू से कहता है, जो करना पड़े करो, बस इसे खत्म कर दो। मीकू हिम्मत जुटाती है, एक मोटा अखबार पकड़ती है और पूरी ताकत से तिलचट्टे पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तिलचट्टे को मारने की जगह सीधे तात्सू के मुंह पर दे मारती है। फिर भी तात्सू डटा रहता है। वो फैसला करता है कि अगर मार नहीं पा रहे तो कम से कम अगरबत्ती जला देते हैं, क्योंकि ऐसे कीड़े खुशबू वाली चीजों से दूर भागते हैं। अब क्रिसमस आ जाता है। तात्सू सांता क्लॉज वाला एप्रन पहनकर अपनी गली के बच्चों की क्रिसमस पार्टी में गिफ्ट देने जा रहा होता है। जब वो पहुंचता है, बच्चे मानते ही नहीं कि ये सांता है, पर तात्सू कहता है, मुझे इमॉर्टल क्लॉज बुलाओ और बताओ इस साल अच्छे थे या शरारती। अंत में गिफ्ट देने की जगह वो उन्हें जबरदस्त खाना खिलाता है, जो बच्चे बहुत मजे लेकर खाते हैं। रात होते ही तात्सू अलविदा कहता है और अपनी शॉपिंग वाली साइकिल पर लौट आता है। इसके बाद तात्सू पार्ट टाइम नौकरी करने एक कॉफी शॉप पर अप्लाई करता है। पहले ही दिन दो अजीब से कस्टमर आते हैं, दो गैंगस्टर, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा गैंगस्टर अपने जूनियर को तगड़े बनने की सीख दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों तात्सू को पानी सर्व करते देखते हैं, दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एकदम किसी असली गैंगस्टर जैसा दिखता है। फिर तात्सू उनके लिए एक लट्टे बनाता है, जिस पर प्यारा सा बिल्ली वाला आर्ट होता है। जूनियर को ये क्यूट टच पसंद आता है, पर उसका बॉस उसे डांट देता है कि टफ दिखना चाहिए। जब खाने की बारी आती है, जूनियर ऑमलेट राइस ऑर्डर करता है। तात्सू सर्व करता है और ऊपर सॉस से लिखता है गैंगस्टर। थोड़ी देर बाद बॉस एक स्पेशल स्ट्रॉबेरी डेजर्ट ऑर्डर करता है। इससे पता चलता है कि उसे भी क्यूट चीजें पसंद है। डेजर्ट आते ही वो खुद हाथ उठाकर बुलाता है और दोनों बड़ा मजा लेकर सब खाते हैं। कॉफी शॉप छोड़ते वक्त दोनों बेहद खुश होते हैं। इस पार्ट टाइम से कमाई करके तात्सू अपनी पत्नी मीकू के लिए तोहफे खरीदता है। मीकू काम से थकी हुई लौटती है। आज तात्सू उसके लिए एनर्जी बढ़ाने वाला जबरदस्त खाना बनाता है। खाने के बाद वो नींबू और साइट्रिक एसिड से उसके लिए ताजा लेमनेड बनाता है, जो थकान में खूब असर करता है। फिर तात्सू उसे आराम देने के लिए मसाज भी करता है, लेकिन ज्यादा पैम्पर होना मीकू को थोड़ा अजीब लगने लगता है। स्ट्रेस तो उसका उतर चुका था, पर वो सब चीजें एक तरफ रखकर सीधे नहाने चली जाती है, क्योंकि उसके लिए वही सबसे तरोताजा करने वाली चीज है। उधर तात्सू खुद को भी वैसी ही मसाज और लेमनेड देकर थोड़ा आनंद ले लेता है। एक दिन जब तात्सू सुपरमार्केट जाता है तो उसकी मुलाकात हिबारी टोरी से होती है, जो उसके पुराने दुश्मन गिरोह की सदस्य थी। वो लेजेंडरी इमॉर्टल ड्रैगन को पहचान लेती है, लेकिन अब दोनों एप्रन पहने देखकर माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। टोरी गैंग बिखर गया था, तो हिबारी और उसके कुछ साथी सुपरमार्केट में नौकरी करने लगे थे, लेकिन हिबारी पूरी जिंदगी आराम से रही थी, इसलिए आम लोगों की छोटी छोटी चीजें उसे समझ ही नहीं आती थी, जैसे कैन को सही ढंग से जमाना या सही लेबल लगाना। वो सब उल्टा पुल्टा कर देती थी। आखिर में तात्सू खुद ही कैन ठीक से जमा कर उसकी गलती सुधार देता है। बिलिंग पर हिबारी गलती से तात्सू से एक ही सामान के 2 पैसे ले लेती है। जब तात्सू पोलाइटली बोलता है कि एक बार चेक कर लो, तो उसके साथ खड़े साथी तुरंत लड़ने के मूड में आ जाते हैं, लेकिन हिबारी अपनी गलती तुरंत समझ जाती है। वो माफी मांगती है और बिना देर किए ज्यादा लिए हुए पैसे तात्सू को वापस कर देती है। कुछ दिन बाद मासा तात्सू के घर आता है। उसके दिमाग में एक प्लान होता है, तात्सू के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी करने का। दरवाजा खुलता है तो बाहर मीकू होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मासा अपना पूरा बर्थडे प्लान बताता है और मीकू बोलती है कि वो भी वही प्लान पहले से सोच कर बैठी थी। दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना साथ में बर्थडे तैयारियां की जाएं। मीकू केक के लिए सामान काटने
काटना शुरू करती है, लेकिन लगता है उसने पूरा कटिंग बोर्ड ही काट देना है। वो इतना ज्यादा मैदा डाल देती है कि कटोरे से बाहर गिरने लगता है और ऊपर से कुछ खाना भी जल जाता है। आखिर में रसोई का हाल जैसे किसी तूफान से गुजरा हो। दोनों हार मान लेते हैं। जब तात्सु घर लौटता है तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद ही सफाई करना शुरू करता है, सारी सजावट करता है, यहाँ तक कि अपना बर्थडे केक भी खुद बना लेता है। फिर वो अपने अंदाज में एक थोड़े डरावने टोन में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। तब मीकू और मासा अपने अपने गिफ्ट देते हैं। मीकू उसे एक नेकलेस देती है और मासा एक चश्मा। तात्सु दोनों एक साथ पहनकर देखता है और दोनों मान भी लेते हैं कि उस पर दोनों चीजें एकदम फिट लग रही हैं। तभी अचानक तात्सु का पुराना बॉस उससे मिलने आ जाता है। गैंग छोड़ने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात थी। तात्सु बड़े ध्यान से बॉस के कपड़ों पर लगे कुत्ते के बाल हटाता है। फिर बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर में तात्सु बॉस के कुत्ते के लिए एक क्यूट सा स्वेटर निकाल कर देता है। बॉस इतना खुश हो जाता है कि अपने कुत्ते के साथ फोटो खींच लेता है। बॉस असली काम बताने ही वाला होता है कि तभी पड़ोस की कुछ महिलाएं आ जाती है। एक औरत बोलती है, आपके कुत्ते की हालत तो कमजोर लग रही है। तुरंत तात्सु एक्शन में आ जाता है। वो वहीं पर कुत्ते के लिए एक जबरदस्त हेल्दी खाना बना डालता है। कुत्ता मजे से सब खा जाता है। सब खुश हो जाते हैं। आखिर में बॉस उसे वापस गैंग में बुलाने की बात बताए बिना ही लौट जाते हैं। जाते जाते बस यही कहते हैं, तात्सु तू यही ठीक है, यही तेरी असली जगह है। एक सुबह तात्सु सुपरमार्केट जा रहा होता है। तभी मीकू घबराकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी चलो जल्दी। तात्सु समझ जाता है कि मीकू उसे कुछ खास दिखाना चाहती है। असल में मॉल में उसके पसंदीदा एनिमे का लाइव एक्शन कॉस्प्ले इवेंट चल रहा होता है। स्टेज पर कॉस्प्लेयर फाइट सीन एक्ट कर रहे होते हैं। एमसी अनाउंस करता है कि हीरोज के साथ लड़ने के लिए एक बच्चा चाहिए। अंत में बच्चे को उन आइडल्स के साथ फोटो मिलती है। मीकू अडल्ट होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, पर तात्सु समझ गया कि उसकी वाइफ की ये कितनी बड़ी तमन्ना है। वो हाथ उठाता है और हैरानी की बात, उसी को चुन लिया जाता है, शायद उसके डरावने लुक देखकर। स्टेज पर पहुंचते ही सबको लगता है कि तात्सु कोई भारी भरकम लड़ाई वाला मूव करेगा, लेकिन वो लड़ाई रोककर सबसे पहले पूछता है, ये झगड़ा किसने शुरू किया था। फिर शांति से समझाने लगता है कि लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता। और तभी वो एक कपड़ा खींचकर हटाता है। नीचे चाय के प्याले सजे हुए होते हैं। वो तुरंत चाय बनाता है और दोनों टीमों को चाय पीकर आपस में शांति से बैठने की दावत देता है। उसका तरीका अजीब था, लेकिन इसी वजह से मीकू का सपना पूरा हो जाता है, अपने पसंदीदा एनिमे आइडल से मिलने का। उधर मासा को नया माइक्रोवेव ओवन मिलता है। वो तात्सु को बुलाता है ताकि उसे सही इस्तेमाल करना सीख सके। तात्सु माइक्रोवेव की नई नई सुविधाएं देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। टेस्ट करने के लिए वो उसमें ब्रेड बनाने का फैसला करता है। तात्सु बड़े जोश के साथ माइक्रोवेव में ब्रेड बनाने लगता है। वो सारे जरूरी सामान इकट्ठा करता है और डो तैयार करना शुरू करता है। गूंजते वक्त वो मासा से बोलता है कि जरा प्लास्टिक रैप ले आओ ताकि डो को आराम करने दिया जा सके। लेकिन रैप ढूंढते हुए मासा एक तार पर पैर रखकर ठोकर खा जाता है और गिरते समय माइक्रोवेव को धक्का लग जाता है। माइक्रोवेव सीधा नीचे गिरता है और टूट जाता है। माइक्रोवेव टूटने के बाद भी मासा तुरंत माफी मांगता है, मगर तात्सु से समझाता है कि कोई बात नहीं। तात्सु फिर चावल पकाने वाला राइस कुकर निकालता है, सेटिंग लगाता है और उसी में ब्रेड बेक करता है। 1.5 घंटे बाद ब्रेड तैयार होता है और वो भी एक प्यारे से भालू के चेहरे के आकार में। तात्सु ब्रेड को सजाने लगता है और मासा उसे देखकर इतना खुश हो जाता है कि इंतजार नहीं कर पाता। वो जल्दी से ब्रेड का एक टुकड़ा खाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड बहुत गर्म होता है। उसके हाथ जल जाते हैं और वो गर्म ब्रेड सीधा तात्सु के चेहरे पर फेंक देता है। कुछ समय बाद जब तात्सु बाहर कपड़े सुखा रहा था, तब उसे अचानक पड़ोसी बॉब के घर से धुआं उठता दिखता है। उसे लगता है कि कहीं आग तो नहीं लगी। वो भागते हुए बॉब के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि बॉब घर के अंदर ही बारबेक्यू पर मांस भून रहा है। बॉब उसे अंदर बुलाता है और तात्सु भी खुशी खुशी मांस खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों खाना खाने बैठे, कमरे में इतना धुआं भर जाता है कि खाने की खुशबू भी नहीं आती। मजबूरी में वो दरवाजा खोलकर धुआं निकलने देते हैं और आग बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है, जिससे मांस भी खराब हो जाता है। तात्सु पूछता है कि बॉब घर के अंदर बारबेक्यू क्यों कर रहा था। बॉब बताता है कि उसे घर की याद आ रही थी और अपने देश में पिता के साथ जो बारबेक्यू खाया करता था, वही याद करके उसने यहाँ कोशिश की। तात्सु उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि चल बाहर ग्रिल लगाते हैं। दोनों मिलकर बाहर परफेक्टली मांस ग्रिल करते हैं और उसे आराम करने देते हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि बाहर बारबेक्यू करना गैर कानूनी है। बॉब को उसका पसंदीदा मांस खाने देने के लिए तात्सु पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बॉब आखिरकार खाने बैठता है, वो खा नहीं पाता क्योंकि मांस इतना कम पका था कि सुशी जैसा लग रहा था। कुछ दिन बाद मिकू को अपने ऑफिस वाली दोस्त से फार्म थीम्ड पार्क के 2 टिकट मिलते हैं। वो तात्सु को चलने को बोलती है। पहले तो तात्सु मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह उनके उम्र के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। दोनों पार्क में घूमते हैं, फोटो लेते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, अलग अलग अट्रैक्शंस देखते हैं। जब भूख लगती है तो मिकू खाने की बात करती है। तात्सु हंसते हुए कहता है कि यहाँ खाना बहुत महंगा होता है, इसलिए वो पहले से लंच बनाकर लाया है। मिकू उसे छेड़ती है और कहती है कि उसे तो लग रहा है तात्सु को ये पार्क उससे भी ज्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ी देर मस्ती
के बाद तात्सु मान लेता है कि सच में अंडरग्राउंड वाली जिंदगी में उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और मिकू की वजह से उसे ये मौका मिला है। दोपहर के लिए उनके और भी प्लान होते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। मायूस होकर दोनों घर लौट आते हैं और उदास मूड में सो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों बीच पर आराम कर रहे होते हैं। तात्सु पत्थर बांध आंखों पर बांधकर वाटरमेलन स्मैश गेम खेल रहा होता है। वो तरबूज फोड़ देता है, लेकिन खाते ही है कि अचानक एक वॉलीबॉल सीधा उसके चेहरे पर आकर लगती है। तात्सु चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि ये वही बियर टीम है जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर मैच खेला था। बियर बॉस पिछली हार को याद करते हुए तात्सु को रीमैच की ऑफर देता है और कहता है कि जब चाहे सामने आ जाना। जब मिकू को ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाती और तात्सु को डांट देती है। वो उसे याद दिलाती है कि तू एक मर्द है और उसे तुरंत रीमैच लेने को कहती है। जोश में वो खुद ही तात्सु को खींचकर बियर टीम के पास ले जाती है और जोर से बोलती है कि इन्हें रीमैच चाहिए। दोनों टीमें फुल जोश में खेलना शुरू कर देती हैं। मिकू खुद को मोटिवेट करने के लिए सर्विंग टेक्निक्स के नाम चिल्लाती रहती है और तात्सु को भी ऐसा करने को बोलती है। जैसे जैसे गेम तेज होता है, अचानक बियर बॉस की एक जोरदार शॉट सीधे मिकू की तरफ आती है। तात्सु समझ जाता है कि उसकी बीवी इसे रोक नहीं पाएगी। वो तुरंत दौड़कर मिकू को ढाल की तरह अपनी बॉडी से बचा लेता है। बॉल अभी जमीन पर गिरी नहीं होती और मिकू, जो हार मानने वालों में से नहीं है, खुद झुककर तात्सु को अपने ऊपर से उछाल देती है ताकि वो आखिरी शॉट लगा सके। जैसे ही तात्सु नीचे गिरने वाला होता है, मिकू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। पति पत्नी की इस जुगलबंदी से वो मैच जीत जाते हैं और बियर टीम हैरान रह जाती है। इधर टोराजिरो को एहसास होता है कि उसकी क्रेप वाली दुकान अब नहीं चल रही। ट्रेंड देखते हुए वो सोचता है कि लोगों को अब टैपियोका मिल्क टी चाहिए, तो क्यों ना वही बनाना शुरू कर दे। लेकिन इलाके में टैपियोका बनाना सही तरीके से सिर्फ एक ही इंसान जानता था और वो था तात्सु। मजबूरी में टोराजिरो अपना ईगो छोड़कर तात्सु की मदद लेने आता है। पहले तो तात्सु का मन नहीं होता, मगर आखिरकार वो हाँ कर देता है। तात्सु उसे एक स्ट्रीट वेंडर के पास ले जाता है जो बताता है कि टैपियोका बनाने का सामान कहाँ मिलेगा। टोराजिरो की झुंझलाहट बढ़ जाती है जब तात्सु उसे एक सिंपल सी बेकिंग दुकान में ले आता है। गुस्से में वो तात्सु की शर्ट पकड़कर बोलता है कि तू मजाक कर रहा है क्या। टोराजिरो आर्ग्यूइंग शुरू कर देता है कि टैपियोका तो मोती जैसे छोटे छोटे गोले होने चाहिए। तात्सु गुस्से में लेकिन समझाते हुए बोलता है, टैपियोका आटे, पानी और चीनी के डो से बनता है, उसे छोटे छोटे मोती जैसे गोले बनाते हैं। समझ आया? दोनों पुराने गैंगस्टर्स जो अब शेफ बन चुके हैं मेहनत करते हैं और आखिरकार टैपियोका तैयार करते हैं। दोनों उसे चखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट निकला। दोनों मिलकर टैपियोका मिल्क टी की दुकान खोल देते हैं, लेकिन उनकी डरावनी शक्लें देखकर लोग पास आने से डर जाते हैं। कुछ देर बाद एक गैंगस्टर्स का ग्रुप आता है और एकदम आराम से 6 कप खरीद लेता है, जिससे इन दोनों का दिन बन जाता है। एक दिन तात्सु मासा को 100 रुपए स्टोर लेकर जाता है, जहाँ ढेरों सस्ते और जरूरी घर के सामान पड़े होते हैं। पहले तो मासा को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन तात्सु उसे एक जोरदार चपट लगाता है और समझाता है कि ये चीजें कितनी काम की होती हैं। तात्सु एक वॉशिंग मशीन के लिंच फिल्टर की तरफ इशारा करता है। मासा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, ये तो कीड़े पकड़ने का जाल है। फिर जब तात्सु एप्पल स्लाइसर दिखाता है तो मासा बोल देता है कि ये किसी चीज का हैंडल है। कुछ और चीजें पूछते ही मासा की गलतियां बढ़ती जाती है। आखिर में मासा मान ही जाता है कि उसने घर का काम ठीक से करना बंद कर दिया है। तात्सु उसकी हालत समझकर कहता है कि कोई बात नहीं, समय लगेगा, सीख जाएगा तू। फिर तात्सु 100 रुपए के कई यूजफुल सामान थमा देता है ताकि मासा घर के काम आसानी से सीख सके और संभाल सके। एक रात जब मिकू सो रही थी, उसे अचानक चॉपिंग और तेज कटाई की आवाजें सुनाई देती हैं। जब मिकू को उनके कमरे से आने वाली काटने फाड़ने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो हैरान होकर बिस्तर से उठती है और देखती है कि तात्सु किसी काम में बहुत तेजी से लगा हुआ है। असल में तात्सु को एक किंडरगार्टन में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया है और वो पूरी रात बैठकर मोमोतारो की कहानी का अपना देसी होममेड वर्जन बना रहा था, जो उसने खुद लिखा है। कहानी शुरू होती है, एक था बॉस और एक थी बॉस लेडी। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, इसीलिए बॉस रोज पहाड़ों में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन बॉस लेडी एक बड़ा सा पीच लेकर आती है, सोचती है खाने लायक होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है उसमें से एक बच्चा बाहर आ जाता है। दोनों उस बच्चे को अपना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं मोमोतारो। वो उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं। तात्सु आगे बताता है कि कैसे मोमोतारो जल्दी जल्दी बड़ा होकर नौजवान बन जाता है और उसी दौरान कुछ डीमंस गांव में परेशानियां खड़ी करने लगते हैं। मोमोतारो फैसला करता है कि वो इन दुष्टों को सबक सिखाएगा। राह में उसे एक कुत्ता और फिर एक और साथी मिलता है और तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। वो समुद्र पार करते हुए उस डीमन गैंग के ठिकानों तक पहुंचते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। गैंग का लीडर घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तात्सु जब कहानी के आखिरी हिस्से पर आता है, जहाँ वो बताने वाला था कि बुरा मास्टर खुद को खत्म कर देता है, तभी किंडरगार्टन की टीचर उसे रोक देती है। वो बोलती है, बच्चों के लिए है, थोड़ा चीयरफुल एंडिंग रखो। कुछ देर बाद तात्सु एक कैफे में बैठा हाउसवाइफ्स के ग्रुप से बातें कर रहा होता है। वो अपने पुराने गैंगस्टर दिनों की कहानियां सुना रहा होता है, कितना भारी काम करना पड़ता था, कितने टास्क उसने संभाले थे। लेकिन औरतों को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि तात्सु ये सब मिकू के लिए कर रहा था, मतलब मिकू उसे बहुत ज्यादा आदेश देती है।
और वो एक खतरनाक सख्त बीवी है। परेशानी और बढ़ जाती है जब अचानक मिकू का फोन आता है। वो तात्सू से उडॉन नूडल्स बनाने को कहती है, वो भी बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से। तात्सू ने कॉल स्पीकर पर नहीं रखी होती और जब वो हाँ ठीक है कर दूंगा बोलता है तो वो अनजाने में गैंगस्टर जैसी लाइनें बोल देता है, जैसे वो किसी को खत्म करने की बात कर रहा हो। अब हाउसवाइफ्स को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कपल किसी को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। तात्सू जाते जाते बस इतना बोलता है कि मिकू ने बोला है कि कुछ पीटना है, जल्दी करना पड़ेगा। हाउसवाइफ्स डर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर कोई मुसीबत हो तो उनसे मदद मांग ले। तात्सू डिस्काउंट वाला फ्रोजन मीट खरीदने निकल पड़ता है कि तभी सामने गोटो आ जाता है, जो हियो गैंग का आदमी है जिसे तात्सू ने पहले कभी परेशान किया था। तात्सू सोचता है कि गोटो बदला लेने आया है, लेकिन गोटो माइक निकालकर रैपर बन जाता है और अपने दुख दर्द को रैप में सुनाने लगता है। तात्सू भी बिना देर किए माइक पकड़कर रैप शुरू कर देता है, गोटो के लेवल पर लेवल मिलाते हुए, लेकिन मजाकी अंदाज में। बस घर के कामकाज पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मगर माहौल तब पलट जाता है जब तात्सू गोटो की शर्ट पर तंज कस देता है कि कितनी भद्दी है, और ये सुनकर गोटो उदास हो जाता है। तब तात्सू को एहसास होता है कि वो ज्यादा बोल गया। वो वहीं मंच पर सभी को चौंकाते हुए गोटो से सच्चे दिल से माफी मांगता है और बोलता है कि चल फिर से शुरू करते हैं, इस बार मीट पर रैप करेंगे। पास की बुचर शॉप वाला कसाई भी भीड़ देखकर बाहर निकल आता है, लेकिन तात्सू अपनी रैप में बुचर पर भी कुछ ज्यादा बोल देता है, जिससे बुचर उसे एक चपेट मार देता है। गोटो तो पहले ही टूट चुका होता है, कुछ बोल नहीं पाता और घुटनों पर बैठ जाता है। आखिरकार बुचर खुद माइक उठाता है और मीट पर गाना गाने लगता है और ये अजीब सी रैप बैटल इसी तरह खत्म हो जाती है। अब मिकू एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली होती है और तात्सू उससे पूछना शुरू करता है कि क्या वो सब सामान पैक कर चुकी है जो उसे चाहिए। मिकू ने तात्सू को भरोसा दिलाया कि वो ठीक रहेगी और कहा कि आज तुम खुद को आराम दो। उसकी बात दिल से लगाकर तात्सू ने सोचा कि चलो आज अपनी रोज की कड़ी सफाई से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दिन भर कम से कम काम करूंगा, सोचा उसने। रोज की तरह चादर धोने की जगह उसने सेंटेड स्प्रे से उसे ताजा कर दिया और कपड़े भी तह करके रखने की जगह सीधा अलमारी में रख दिए। लंच में उसने घर का बना खाना छोड़कर इंस्टेंट नूडल्स का कप लिया। नूडल्स खाते खाते मासा आया। जब उसे पता चला कि तात्सू आज घर के काम से छुट्टी पर है तो उसने दिखा दिया कि असली आराम क्या होता है। उसने तात्सू को वीडियो गेम खेलने को कहा। बाद में अपने पड़ोसी बॉब को भी बुलाया और उनके साथ किक द कैन खेलने लगा। लेकिन तात्सू जो आराम के आदत में नहीं था, बोला कि उसे घर जाकर काम करना है, पर मासा ने मना कर दिया और कहा आराम करो। मासा इतना आलसी निकला कि थोड़ी देर में ही सो गया। तात्सू बैठा नहीं रहा, उसकी मेहनती फितरत ने उसे काम करने को मजबूर किया। तभी मासा नींद से जागा और उसने तात्सू को रोक दिया। मासा ने वादा किया कि वो उसे काम नहीं करने देगा, जिससे तात्सू डर गया। फिर आ गया पड़ोस में हैलोवीन का कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट। मिकू ने कहा कि वो लोग भी हिस्सा ले। जब तात्सू ने सुना कि दूसरे नंबर के इनाम में पूरे साल के लिए चावल मिलेगा तो वो उत्साह से भर गया और हामी भर दी। तैयारी शुरू हुई और पता चला कि बाकी गैंग के लोग भी उसी चावल के इनाम के लिए कमर कस रहे हैं। मिकू का ध्यान था पहले नंबर के इनाम हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर। हैलोवीन फेस्टिवल शुरू हुआ। टोरी परिवार ने एक तेज टाइपिंग गेम से शुरुआत की। बड़ी बहन टोरी की स्पीड इतनी तेज थी कि लग रहा था टंजरिन सीजन खत्म हो जाएगा उससे पहले। फिर टोराजीरो ने कई बार चाकुओं से मारे जाने वाले शिकार का कॉस्ट्यूम पहना। उसकी भयानक शक्ल देखकर उसे स्टेज से हटा दिया गया। मासा देर से पहुंचा इसलिए उसे आगे नहीं बुलाया गया। फिर आए तात्सू और मिकू कद्दू के कपड़े पहने हुए। स्टेज पर उन्होंने कद्दू के आकार के कुकीज बनाए। यहाँ तक कि जजेस को कुकीज देकर मनाने की कोशिश भी की, पर जीत उनसे दूर रही। अंत में 9वें कंटेस्टेंट एक प्यारी सी छोटी लड़की जो चमगादड़ के कपड़े में थी, उसने पुरस्कार जीत लिया। गैंग के किसी भी सदस्य को दूसरा स्थान नहीं मिला। तात्सू और मिकू ने फैसला किया कि अब बुफे में जाकर खाना खाते हैं। तात्सू ने ठाना के पूरे पैसे का पूरा फायदा उठाएंगे। उसने ध्यान से सोचा कि कब क्या खाना चाहिए ताकि पेट जल्दी भर ना जाए। पर जब बुफे पहुंचा और खाने की भरमार देखी तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाकर उसने हर एक का मजा लिया। पेट भरा होने के बावजूद मिठाई का मोह नहीं टला। अचानक मिठाई वाले स्टॉल पर तात्सू की मुलाकात टोराजीरो से हो गई। दोनों ने मस्ती में मिठाई के टुकड़े पाने को लेकर झगड़ा किया, पर दुर्भाग्य से मिठाई पसंद आंटियां सब खा गईं और उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। वापस टेबल पर लौटते हुए मिकू ने एक मिठाई का प्लेट निकाला जो उसने पहले से ले रखा था और तात्सू को खाने के लिए कहा। तात्सू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर मिकू के मम्मी पापा आए और साथ में कुछ राशन भी लाए। मिकू के पापा ने तात्सू से पूछा कि हम सब मिलकर हॉट पॉट बना सकते हैं। तात्सू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे ही तात्सू रसोई में जाकर खाना बनाने वाला था, उसके ससुर ने कहा तुम आराम करो, मैं खुद संभाल लूंगा। पर बात यह है कि तात्सू का ससुर रसोई में थोड़ा फिसड्डी निकला। सब्जियां काटते काटते उन्होंने कटिंग बोर्ड के साथ ही सब्जियां काट डाली और पूरा किचन बिगाड़ दिया, बिल्कुल मिकू की कुकिंग स्टाइल जैसे। सब्जियां धोने की कोशिश में पानी हर जगह छिटक गया, जिससे तात्सू की चिंता बढ़ गई। तात्सू ने समझाया कि वो तो रहने ही वे, लेकिन तभी मिकू किचन में आई। आस्ती ने ऊपर चढ़ाई और अपने पापा के साथ खाना बनाने लग गई। ये जोड़ी किचन में तो जैसे तूफान ले आई। दोनों ने बड़े बड़े मांस के गोले बनाए और सीधा हॉट पॉट में डालने का मन बनाया। तात्सू घबराकर बीच में कूद पड़ा और समय रहते उन्हें रोक दिया। तभी जब लग रहा था कि और भी बेवजह की चीजें हॉट पॉट में डाल दी जाएंगी, मिकू की माँ भागती हुई आई और सबको बचा लिया। उसकी वजह से ना तो हॉट पॉट खराब हुआ ना ही किचन, और
और तात्सु अपनी सास की तारीफ किए बिना रह नहीं पाया।